नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। पिछले महीने असम और मिजोरम बॉर्डर पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। देश के ही दो राज्यों के बीच गोलियां चली। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि एक ही मुल्क के दो राज्यों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई? क्या केंद्र और राज्यों के बीच भरोसे की दीवार कमजोर हो रही है? ये कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिस पर आजादी के अमृत महोत्सव के बीच गंभीरता से ईमानदार मंथन जरूरी है। हिंदुस्तान की विविधता देखिए, कश्मीर से केरल तक, खान पान से लेकर रहन सहन तक कितना कुछ बदल जाता है। अरुणाचल से गुजरात तक लोगों की बोली कितनी बदल जाती है। ऐसे में पिछले 75 वर्षों से हिंदुस्तान को जो चीज जोड़े हुए है उनमें से एक है हमारा संघीय ढांचा। हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत का भाग्य विधाता बनने में संघीय ढांचा कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में मैंने बहुत सोच विचार के बाद आज आपको भारत के संघीय ढांचे से जुड़े अहम पहलुओं, ज्वलंत मुद्दों और मौजूदा चुनौतियों से रूबरू करवाने का फैसला किया है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको बताऊंगी कि केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों का आधार क्या है, राज्यों का राज्यों से टकराव क्यों बढ़ रहा है, संविधान में ऐसे कौन कौन से पन्ने हैं जहां का धुंधलापन केंद्र और राज्यों के बीच तल्खियों की वजह बनता रहा है। क्या डबल इंजन सरकार से देश के संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी या नुकसान होगा? हमारे हुक्मरानों को ऐसी कौन सी राह चुननी चाहिए जिससे हमारे संघीय ढांचे को और मजबूती मिल सके? आजादी से पहले ही बंटवारे की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। ऐसे में एक बड़ी समस्या थी रजवाड़ों को भारत से जोड़े रखने की। कुछ रजवाड़े अपनी रियासत को स्वतंत्र मुल्क घोषित करने की मन ही मन तैयारी कर चुके थे, लेकिन भारत के निर्माताओं ने उन्हें बड़ी समझदारी के साथ भारत संघ से जोड़ा और इस जोड़ की मजबूती बरकरार रखने के लिए संघीय ढांचे को अपनाया गया। इसलिए संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिससे मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर सके। संविधान सभा में संघीय ढांचे के स्वरूप और शक्तियों के बंटवारे पर जमकर बहस हुई। कोई शक्तिशाली संघ के पक्ष में दलील दे रहा था तो कोई ताकतवर प्रांत के पक्ष में, लेकिन सभी दिल से यही चाहते थे कि शासन का एक ऐसा ढांचा तैयार हो जो भारत को न सिर्फ एकता के सूत्र में मजबूती से बांधे रखे बल्कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी की तरक्की का रास्ता खोले। अब जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका है, एक कमजोर केंद्र हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ऐसा मरकज ना तो अमन व अमान कायम रख पाएगा, ना ही पूरे मुल्क के लिए जरूरी अहम फैसले ले पाएगा। इसलिए हमारे आईन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ एक मजबूत मरकज भी हो। इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए 3 फहरिस्तें होनी जरूरी है, मरकजी, सूबाई और मिली जुली।
पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मजबूत केंद्र की वकालत कर रहे थे, क्योंकि नए मुल्क के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक, रजवाड़ों को भारतीय संघ के साथ मजबूती से जोड़े रखने की, दूसरी, विशालकाय भारत की विविधता को बरकरार रखने की। ऐसे में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 लिस्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें ये कल्पना की गई कि सेंटर स्ट्रांग होगा। इसका कारण यह था कि राज्यों में असमानता बहुत थी, और अगर हम सारे टैक्सेशन पावर्स राज्यों को दे देंगे तो जो पिछड़े राज्य हैं उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, रेवेन्यूज की कमी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार उसको इकट्ठा करे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन के माध्यम से वो पैसा राज्यों को जाए। 9 नवंबर 1948, संविधान सभा, दिल्ली। संघ और राज्यों के मुद्दे पर संविधान सभा में जोरदार बहस सुबह से ही शुरू हो गई। ज्यादातर सदस्य मजबूत केंद्र के पक्ष में दलील दे रहे थे। ऐसे में प्रोफेसर NG रंगा ने मजबूत केंद्र की मुखालफत करते हुए कहा, इससे केंद्रीय सरकार नहीं, केंद्रीय सचिवालय यानी नौकरशाह मजबूत होंगे। केंद्रीय सचिवालय में चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक अपने को किसी प्रांतीय मुख्यमंत्री से बड़ा आदमी समझने लगेगा। प्रांतीय सरकारों को अपने अधीन बनाना और उन्हें केंद्रीय सचिवालय और केंद्रीय नौकरशाही के प्रभुत्व में रखना बहुत खतरनाक व्यवस्था होगी। बहस के दौरान संविधान सभा के दूसरे सदस्य के संतानंद ने मजबूत केंद्र की जगह आत्मनिर्भर राज्यों की बात की। मैं ऐसा कोई विधान नहीं चाहता जिससे प्रांतों को केंद्र के पास जाकर कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं करा सकता, मैं उनके लिए सफाई का बंदोबस्त नहीं कर सकता, सड़कें सुधारने के लिए, उद्योग धंधों के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुझे दान दीजिए। कोई मजबूत केंद्र के पक्ष में दलील दे रहा था तो कोई मजबूत राज्यों के पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा कैसे हो। कई विषय ऐसे थे जिनका बंटवारा आसान नहीं था। मुझे पता चला है कि आप यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से खुश नहीं हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकती हूँ। हेल्थ को अगर स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो हम कैसे हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों और अस्पतालों का एक लेवल इंश्योर कर पाएंगे? संविधान सभा के ही एक सदस्य GL मेहता ने कहा, कई आर्थिक उद्योग धंधों से संबंधित विषयों को आसानी से केंद्र प्रांतों के बीच बांटा नहीं जा सकता है। श्रम के संबंध में हम जानते हैं कि कई वजहों से एकरूपता जरूरी है, नहीं तो एक प्रांत के पिछड़ने और दूसरे के उससे आगे बढ़ने की आशंका है। इसलिए राष्ट्रीय आधार पर नियम बनाने की बात में दम है। भारत के हर कोने तक विकास और बदलाव की बयार पहुंचाने के लिए केंद्र सूची में लगातार नए नए विषय जुड़ते जा रहे थे। केंद्र सूची में रक्षा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा जैसे विषय रखे गए। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसी तरह राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा जैसे 61 विषय हैं। इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधि का ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, वन, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं, जो संविधान निर्माण के समय सिर्फ 47 थे। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो संविधान सभा के माध्यम से शक्तियों का विभाजन संघीय सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में, समवर्ती सूची के अवशिष्ट सूची के रूप में किया गया, उसने आजादी के इतने लंबे समय तक 7 दशक तक का समय गुजर चुका है, उसमें संतुलन को बनाए रखा है। निसंदेह यहाँ वहाँ कुछ कुछ घटनाएं अवश्य होती रही हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्ध संघीय ढांचा है वो बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संघीय ढांचा बनाने की कोशिश की जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की गुंजाइश ना के बराबर हो। इतनी विविधता वाले भारत में आपसी सहयोग से सबकी तरक्की का रास्ता खुले। ऐसे में अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया गया, जिससे राज्यों को तरक्की में मदद के लिए ट्रेंड अफसर मिल सकें। प्रांतों का शासन चलाने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों पर सौंपी गई। तो संविधान के मुताबिक सूबे में शासन चल रहा है या नहीं, ये देखने के लिए केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पूरी व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया, जिससे अविश्वास के लिए रत्ती भर भी गुंजाइश न बचे। हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में राज्यों को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबी जिरह के बाद केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया। केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही एक ही संविधान है, जिसकी कस्टोडियन स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों को जोड़े रखने के लिए एकल नागरिकता का विधान है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों की राज्यों में तैनाती होती है। रेलवे और हवाई सेवाओं की जिम्मेदारी केंद्र के पास है, जो पूरे देश को जोड़ती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग लोगों और सूबों की लोकतंत्र में आस्था को मजबूत करता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर तल्खियां सामने आती रहती हैं। इसकी वजह है संविधान से राज्यपाल को मिला विवेकाधिकार, जिसे संविधान में साफ साफ परिभाषित नहीं किया गया है। अब तक संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी सियासी पार्टी ने ईमानदारी से संविधान के इस ग्रे एरिया को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनातनी जग जाहिर है। दोनों का गुस्सा अक्सर तल्ख बयानों के रूप में सामने आता रहता है। आजाद भारत के इतिहास के कई पन्ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के तल्ख रिश्तों से भरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद राज्यपाल को संविधान से मिले विवेकाधिकार के फैसले को लेकर है। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकानुसार फैसले लेने का अधिकार देता है, यानी किसी भी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। असल में हमारे जो डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक सेटअप में असली पावर जो है वो रहता है चुने हुए मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल के कहने पर गवर्नर एक्ट करता है। यही सिस्टम है हमारा। संविधान के अनुच्छेद 163 में इस्तेमाल किया गया विवेकाधिकार राज्यपाल को बहुत ताकतवर बना देता है। इसका समय समय पर विश्लेषण होता रहा है, लेकिन जब भी सूबे की सियासी तस्वीर थोड़ी धुंधली होती, राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल शुरू कर देता है। संविधान में राज्यपाल के विवेकाधिकार की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसका इस्तेमाल केंद्र में बैठी पार्टी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से करती है। 2019 में जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया तो पूरा देश सन्न रह गया। ये राज्यपाल का विवेकाधिकार ही था कि सूबे में लगा राष्ट्रपति शासन अचानक खत्म हो गया। अचानक नई सरकार ने शपथ ले लिया। ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के विवेकाधिकार पर भी जमकर बहस हुई। राजभवन की खराब फैक्स मशीन पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बात मई 2018 की है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई की भूमिका पर भी सवाल उठे, क्योंकि बिना बहुमत के आंकड़े के ही राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। लेकिन बहुमत का जुगाड़ नहीं होने पर बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। कई गवर्नर्स जो हैं वो सीधे पॉलिटिक्स से आते हैं, तो इसलिए पॉलिटिक्स छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से कई राज्यों में समस्याएं खड़ी होती है, और उनके और मंत्रिमंडल राज्य के मंत्रिमंडल के बीच में
तनाव रहता है। वो साल 2016 का था। तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे हरीश रावत। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई। राज्यपाल की कुर्सी पर थे कृष्णकांत पाल। स्वविवेक का इस्तेमाल किया और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा और हरीश रावत को सीएम की कुर्सी वापस मिली। भारतीय लोकतंत्र में राज्यपालों के स्वविवेक के इस्तेमाल के अजब गजब किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन कर्नाटक का एक किस्सा नजीर की तरह लिया जाता है। बात 1988 की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने एसआर बोम्मई और राज्यपाल की कुर्सी पर थे पी वेंकट सुब्बैया। राज्यपाल ने यह कहते हुए एसआर बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया कि बहुमत खो चुकी है। बोम्मई ने सदन में बहुमत साबित करने की इजाजत मांगी, लेकिन राज्यपाल ने चुप्पी साध ली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रयोग को अदालतों की ओर से समीक्षा नहीं कर सकने की परंपरा को उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उन सभी मामलों में जहां कुछ विधायकों द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने की बात हो, बहुमत के निर्धारण का उचित तरीका सदन में शक्ति परीक्षण है, न कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मत, भले ही वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोम्मई सरकार फिर से बहाल हुई। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय संघीय ढांचे और लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अहम माना गया। सोचा गया कि इस फैसले के बाद राज्यपालों के विवेकाधिकार के नाम पर मनमाने रवैये पर रोक लगेगी, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। चाहे कर्नाटक में राज्यपाल के तौर पर हंसराज भारद्वाज रहे हों, उत्तराखंड में कृष्णकांत पाल हों, यूपी में रोमेश भंडारी हों, झारखंड में सैयद सिप्ते रजी हों या फिर बिहार में बूटा सिंह हो, सबने अपने अपने हिसाब से फैसले लिए और बतौर राज्यपाल इनकी भूमिका पर सवाल उठे। संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर करते हैं। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक है, जिसे संविधान में बेहिसाब शक्तियां दी गई हैं। आजादी के बाद करीब 1.5-2 दशक तक राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य के लिए होती थी, वहां के मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा किया जाता था, लेकिन बाद में ये परंपरा भी समाप्त हो गई। सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में कहा था कि संविधान गढ़ने वालों ने राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं, संघीय व्यवस्था की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा था। कई बार तो राज्यपाल का पद खत्म करने को लेकर बहस भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाल में ही असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में गोलियां चल गईं। शायद ही हमारे संविधान निर्माताओं ने बुलंद गणतंत्र में ऐसे हालात की कल्पना की होगी। हिंदुस्तान के नक्शे पर कई राज्यों के बीच सीमा विवाद है, जिन्हें आपसी संवाद और सामंजस्य के साथ सुलझाने की जरूरत है। छब्बीस जुलाई 2021 असम मिजोरम बॉर्डर। आजाद हिंदुस्तान के 2 राज्यों के बीच पहली बार सीमा विवाद इस कदर पहुंच गया कि जमीन खून से लाल हो गई। मिजोरम असम बॉर्डर पर दनादन गोलियां चली। इस फायरिंग में असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए। हालात इतने बिगड़ गए कि असम मिजोरम सीमा पर हालात सामान्य करने के लिए केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की तैनाती करनी पड़ी। केंद्र सरकार के दखल के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत के ही 2 राज्यों के बीच फायरिंग की नौबत क्यों आई। तो ये विवाद ऐसे नहीं है कि सुलझाया नहीं जा सकता है, सिर्फ इसमें एक सकारात्मक रुख को अपनाने की आवश्यकता है और इस रूप में देखने की आवश्यकता है कि सभी राज्य जो हैं अपने ही भारतीय संघ के राज्य हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। सिर्फ उनका सीमांकन जो है वो यथास्थिति या परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद के बीज अंग्रेजों के जमाने में ही पड़ गए थे।
तब मिजोरम असम का एक जिला हुआ करता था और लोशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 1875 में अंग्रेजों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और लोशाई हिल्स को कछार के मैदान से अलग कर दिया। दूसरा नोटिफिकेशन 1933 में जारी हुआ जो लोशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा तय करता है। आज की तारीख में मिजोरम 1933 की नोटिफिकेशन को राज्य की सीमा तय करने के लिए आधार मानता है, तो असम 1875 के नोटिफिकेशन की बात करता है। लेकिन मिजोरम के अलग राज्य बनने के बाद सीमा विवाद और गहराने लगा। कुछ हफ्ते पहले संसद में सरकार की ओर से कहा गया कि इस वक्त देश में 7 ऐसे बॉर्डर हैं जहां राज्यों के बीच आपस में तकरार है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, असम अरुणाचल प्रदेश, असम नागालैंड, असम मेघालय और असम मिजोरम। इसमें से 4 सीमा विवाद तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारत के 17 राज्य अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझ रहे हैं। कहीं भाषाई आधार पर, कहीं गंगा के बहाव से सीमा में होने वाले बदलाव के मुद्दे पर, कहीं रीति रिवाज के नाम पर। दरअसल आजादी के बाद राज्यों के गठन का आधार भाषा को रखा गया। 1947 के बाद से जो हमारे राज्य थे वो मल्टीलिंगुअल थे। बॉम्बे में महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था, पंजाब में पंजाब भी था, हरियाणा भी था, असम में सारे मिजोरम और मणिपुर ये सब स्टेट्स थी। इस तरह से मल्टीलिंगुअल स्टेट्स थी। हिंदुस्तान के नक्शे पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अलग अलग राज्य के निर्माण की मांग उठती रही है। इसमें यूपी में हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, तो उत्तरी असम में बोडोलैंड, दक्षिणी गुजरात में सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, दक्षिणी तमिलनाडु में कोंगुनाडु, पूर्वी महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर बिहार में मिथिलांचल जैसे नए राज्यों की मांग समय समय पर जोर पकड़ती रही है। यानी क्षेत्रवाद की राजनीति समय समय पर नया आकार लेती रही है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में राज्यों की तादाद और बढ़े। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सूबे के मुख्यमंत्रियों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें अक्सर पत्र लिखते थे, अपनी सरकार की नीतियों और फैसलों की जानकारी देते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे। छोटे मोटे विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझाए जाते थे। लेकिन पंडित नेहरू की मौत के बाद विरोधी आवाजें बुलंद होने लगी, पावर और ऑटोनॉमी की बात होने लगी। 1973 में पंजाब में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास करवाया, जिसमें केंद्र के अधिकार को रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, रेलवे और मुद्रा तक सीमित रखने और बाकी विषयों पर पंजाब को अधिकार देने की मांग की गई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का कावेरी जल विवाद और उलझता जा रहा है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा बड़ा होने लगा। हिंदुस्तान के नक्शे पर नए नए राज्यों की मांग तेज होने लगी। इन सब के बीच संविधान के दायरे में केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों को रिचार्ज करने की कोशिशें जारी रही। पिछले कुछ वर्षों से जहां बीजेपी तूफानी रफ्तार से विकास के लिए डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, वहीं विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को शक की नजरों से देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। डबल इंजन सरकार बनाने की जरूरत है। बीजेपी नेता जब डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियों की सरकारें केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती हैं। बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहती हैं। मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनके रहिए, भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनिए। पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन बदली राजनीति ने तस्वीर बदल दी है। जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक माने जाते थे, पर बदली सियासी फिजा में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, अविश्वास की खाई चौड़ी हुई है। जो असली झगड़ा है इस समय वो पॉलिटिकल है। सेंट्रलाइजेशन की तरफ टेंडेंसी बढ़ रही है। आप देखेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर है कि बगैर स्टेट से पूछे
वो केस दायर कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है, जो कि पावर सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई तभी शुरू कर सकती है जबकि स्टेट राजी हो, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकती है। उसमें अभी 2019 में अमेंडमेंट भी किया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी केंद्र और राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप के तीर जमकर चले। कभी ऑक्सीजन की कमी पर कोहराम मचा तो कभी वैक्सीन नीति पर तनातनी। अफसरों के मुद्दों पर भी केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर तलवारें खिंच जाती हैं। मई के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय का दिल्ली तबादला कर दिया, लेकिन ममता उन्हें रिलीव करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में अफसर के तबादले के मुद्दे पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में ठन गई। इसी तरह टैक्सों के बंटवारे पर भी तनातनी चलती रहती है। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में कोई गतिरोध रहेगा तो जाहिर बात है कि वो फिर ना डेवलपमेंट होगा, ना फिर एक दूसरे पे एतबार करेंगे, और फिर तो एक किसी कहना चाहिए कि मनमर्जी का एक माहौल चलेगा। तो ये बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ के संघीय ढांचे के लिए, और यहाँ के एक जिसे कहना चाहिए कि इमेज भी जो है, एक देश की इमेज जो है बहुत खराब होती है और बाहर इमेज भी गलत जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोट बैंक की राजनीति में बगैर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा की परवाह किए जमकर जुबानी तीर दागे जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनकी जमानत हो गई। 20 सालों बाद किसी राज्य की पुलिस ने किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया। छोटी छोटी बातों को लेकर भी विवादों का बवंडर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का सीधा असर लोगों की तरक्की पर पड़ता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन का एक ऐसा मजबूत संघीय ढांचा बनाने की कोशिश की है जो देश के 1 अरब 35 करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके। भले ही सियासी स्वार्थ के लिए कुछ लोग क्षेत्रीयता की आग को भड़काकर उसमें घी डालने की कोशिश करते हों, भले ही क्षेत्रीय पहचान और भाषा के नाम पर नए नए राज्यों की मांग उठती रही हो, भले ही अफसरों के मुद्दों पर विवादों का बवंडर खड़ा करने की कोशिश होती हो, भले ही टैक्स के बंटवारे पर नोक झोंक हो, लोकतंत्री राजनीति में ऐसी बातें कोई अजूबा नहीं है। लेकिन संविधान सभा ने